दयाल सिंह की जो ख्याति साहित्य में रही वह उनके संस्मरणों के कारण रही और हिंदी भाषा को जिस तरह से उन्होंने गौरवान्वित किया उसमें उनकी राजनीतिक समझ का सबसे बड़ा योगदान रहा। यह इस कारण से मैं कह रहा हूं कि 4 दशक से ऊपर लगभग 40 साल हो गए मुझे साहित्य में लिखते पढ़ते और 3 दशक से अधिक हो गया पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक के रूप में। साहित्य का ऐसा विशाल मंच मैंने तो नहीं देखा और यह औरंगाबाद में ही संभव है क्योंकि ऐसे मंच केवल राजनीति के लोगों के पास हुआ करते हैं जहां पर भी आवाजाही बनी रहती है और कुछ होता रहता है, कुछ गुजरता रहता है, कुछ आते रहते हैं। लेकिन साहित्य का इतना भव्य इतना उदाहरणीय मंच मुझे अब तक दिखाई नहीं दिया। इतने वर्षों की साहित्य साधना के पश्चात इसके लिए मेरे गुरु शिष्य सुरेंद्र और वीरेंद्र, देखिए दोनों सुरेंद्र और वीरेंद्र, ये गुरु शिष्य की जो युगल जोड़ी है उसका मैं अभिवादन करता हूं, उसका अभिनंदन करता हूं। और उस युगल जोड़ी को जो समृद्ध करने वाले जो शंभुनाथ पांडे जी हैं उनकी जो यहाँ पर उपस्थिति है, उनकी सक्रियता देख करके तो मैं पिछले 4 घंटे से यही सोच रहा हूं कि जब काशी से चला था तो मैंने सोचा था कि संपादन जवाबदेही जैसी पत्रिका, जैसे अन्य पत्रिकाएं निकली है वैसे एक पत्रिका यह भी निकली है, 2-4 अंक आएगा उसके बाद बंद हो जाएगी। जो हिंदी साहित्य पत्रिकाओं के असल में दुर्भाग्य है, आप प्रबुद्धजन जानते हैं। लेकिन यहाँ आगे देखा कि जिस तरह का उत्साह शंभुनाथ पांडे ने बतौर संयोजक, आयोजक और सहयोगी के रूप में दिखाया है, उससे तो लगता है कि पत्रिका लंबे समय तक चलेगी, ये बड़ी उम्मीदवार पत्रिका होगी, इसके लिए भी अभिवादन करता है। और गुरु शिष्य की इस नाते बातें मैं कर रहा हूं कि मैं भी अपने कई शिष्यों के साथ यहाँ उपस्थित हूं। मैं जानता हूं कि गुरु शिष्य की मेंटल फैकल्टी अगर समान है, एक वेवलेंथ पर है, तो कोई विकास से किसी को रोक नहीं सकता। दिक्कत तब होती है जब दोनों एक दूसरे को खींचना शुरू करते हैं, एक दूसरे का साथ निर्वाह करके आगे बढ़ना शुरू नहीं करते। इसलिए भी वीरेंद्र ने और सुरेंद्र प्रसाद मिश्र ने इस अंक का जैसा सुचिंतित संपादन किया है उसके लिए यह पत्रिका बहुत ही मूल्यवान है। इस पत्रिका के लंबे भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, पत्रिका की कुछ निर्णायक भूमिकाएं हुआ करती हैं। पहली भूमिका किसी भी पत्रिका की यह होती है कि स्थानीयता के सृजनात्मक स्वरों की कैसे वह पहचान करती है। स्थानीयता के सृजनात्मक स्वरों की पहचान करना, जहां से वह निकल रही है उसके भूगोल से जुड़ना, उसके व्यक्तित्व से जुड़ना और उसको साथ लेकर के आगे पढ़ने की कोशिश करना और उसमें सृजनात्मकता का जितना भी संभावनाएं हो सकती हैं उसका दोहन करना। क्योंकि देखिए, प्रतिभा शून्य में विस्फोट नहीं करती। प्रतिभा को एक स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए, उसको एक भूगोल चाहिए और उसको हम साहित्य की भाषा में वो बार बार व्युत्पत्ति और अभ्यास करते हैं, जो साहित्य के विद्यार्थी को जानते हैं कि उसके लिए कुछ ऐसी स्थिति चाहिए, कुछ ऐसा परिसर चाहिए जहां वो अपनी बातों को खुल करके कर सके, रख सके। इस पत्रिका का यह भविष्य है कि इसने अपने कुछ ही अंकों के माध्यम से स्थानीयता के सृजनात्मक स्वरों की पहचान करने की बहुत ही विनम्र कोशिश की है। इस नाते इस पत्रिका के संपादक मंडल को, पूरे समाज संपादक मंडल को मैं बधाई देता हूं। दूसरी बात होती है कि पत्रिका के कुछ अंग कोई भी निकाल सकता है, आप सब जानते हैं, कोई भी संसाधन रहेगा निकल जाएगा, लेकिन पत्रिका के संसाधन से नहीं निकलती, उसमें सुचिंतित संपादकीय दृष्टि चाहिए। सुचिंतित संपादकीय दृष्टि का मतलब यह है कि उसे स्थानीयता के साथ साथ पूरे उस भारतीयता कर सकते हैं, उस राष्ट्रीयता कर सकते हैं या उस वैश्विकता में
वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है उसकी पूरी समझ होनी चाहिए, अर्थात वह स्थानीय और वैश्विक स्थितियों के बीच परस्पर संवादधारिता का पोषण कर सके। वह औरंगाबाद को दिल्ली से संवादित कर सके, बनारस को औरंगाबाद से जोड़ सके और औरंगाबाद, बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली होते हुए वो विदेश के कई केंद्रों से अपने आप को जोड़ सके, उनसे संवाद कर सके अपनी सीमाओं में रहते हैं। इस पत्रिका के कुछ अंग से यह भी लक्षण है कि जिस तरह से संपादकीय दृष्टि व्यक्त हुई है सुरेंद्र प्रसाद मिश्र और कुमार वीरेंद्र के संपादकीय में, उससे मुझे बहुत आश्वस्त हुई है। क्योंकि देखिए, पत्रिका का मतलब ही होता है कि एक सामूहिक प्रयास और सामूहिकता के दायरे में अपने परिसर को ऊपर उठाना, अपने सर्जनात्मक परिसर को ऊपर उठाते जाना, समकालीन जवाबदेही को पढ़ते हुए यह एक आश्वस्त होती है। अब जहां तक इस संस्करण, जैसे पहले इसके लोक संस्कृति विशेषांक आया, अब इस संस्करण का विशेषांक आया है। अब ये जो संस्करण विशेषांक है, देखिए मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि जो संस्करण विभाग है, साहित्य के आलोकित अंतर्लोक होते हैं। यानी साहित्य जो संस्करण है वो साहित्य का आलोकित अंतर्लोक होता है। यानी उसकी जो आत्मा होती है, उसकी जो आत्मा होती है साहित्य की, वो सबसे पहले संस्करणों में व्यक्त होती है। क्यों? क्योंकि साहित्य की समग्र विधाओं में संस्करण सबसे ममतालु विधा है। यानी वह अपने वस्तु, चरित्र, घटनाएं, भूखंड, इतिहास, भूगोल सबको जितनी ममता देती है संस्करण विभाग, उतनी ममता कहीं नहीं होती। क्यों? क्योंकि संस्मरण में स्पेस आपका दायरा पूरा खुला होता है। कविता, कहानी, उपन्यास को आप देखें तो उनके पैरामीटर, अभी एक वक्ता छंद शास्त्र की बात है, अलंकार शास्त्र की बात, कविता लिखना आसान नहीं है। आप अगर भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा से परिचित नहीं है, अपनी साहित्य की परंपरा से परिचित नहीं है, तो कविता में पकड़े जाएंगे। कविता के पैरामीटर्स की समझ अगर आपके पास नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं कहीं वह लोच दिखाई देगी, कहीं टूटन दिखाई देगी, उसको पकड़ ले जाएंगे। ऐसे ही कहानी है, उपन्यास है, जो साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो उनके पैरामीटर फिक्स हो गए हैं, लगभग उनका साहित्य साथ फिक्स हो गया है। कथेतर गद्य में सबसे खुली विधा आज भी अगर कोई है तो संस्मरण है। कोई भी संस्मरण लिख सकता है अगर उसके पास स्मृति है। हर किसी के पास स्मृति होती है, लेकिन केवल स्मृति के आधार पर संस्मरण आप नहीं लिख सकते। जैसे इस पत्रिका के 7 खंड हैं, 7 महत्वपूर्ण खंड हैं, जिसमें बहुत सारी बातें हुई हैं। एक खंड में देख रहा था, वह यात्रा संस्मरण का खंड है, यात्रा स्मृति का खंड है। निश्चित रूप से यहाँ के परिसर के लोग अच्छा हो सकता है, उसमें बहुत सारे लोग यहाँ के लोग शामिल हैं, इसमें कोई बातें लिखना चाहिए, आगे लिखिए। लेकिन अगर आप संस्मरण के मुकम्मल परिभाषा पे जाएंगे या उसकी गुणवत्ता पर जाएंगे तो केवल मैं यहाँ गया वहां गया, क्योंकि मैंने भी यात्रा संस्मरण लिखे, जिस पर कि बहुत ही विद्वान आलोचक महेंद्र कुशवाहा ने इसमें एक समीक्षा लिखी है देश प्रदेश में। उस नजरिए से मैं कह रहा हूँ कि संस्मरण तो यह नहीं है कि मैं यहाँ गया वहां गया, एक खाया वो पिया, मैं इनसे मिला उनसे मिला। संस्मरण वस्तु स्थितियों के भीतर अंतर्निहित सांस्कृतिक बोध की अभिव्यक्ति है, और सांस्कृतिक बोध एक बृहत्तर मानवीय संदर्भ देता है। जब आप उसको उद्घाटित करते हैं, वहाँ के रीति रिवाजों को देखते हैं, वहाँ के कल्चर को देखते हैं, वहाँ के हेरिटेज को देखते हैं, वहाँ की लैंग्वेज को देखते हैं, तब आपका संस्मरण होता है। वो तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जो व्यक्तियों में मूलतः जो संस्मरण होते हैं व्यक्तियों पर केंद्रित ज्यादा संस्मरण लिखे जाते हैं, बाकी तो केवल अलग चीज हो जाती है। वो उसमें अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, उसमें समय की पहचान, संबंध की पहचान। यानी आप देखिए कि एक विशेषता जिसको कि बहुत ही खूबसूरती से कुमार वीरेंद्र ने उसकी अपने संपादकीय में बहुत ही, यानी इस पत्रिका की जो सबसे ताकतवर पक्ष है वह कुमार वीरेंद्र जो अतिथि संपादक की संपादकीय है। मैं इसलिए यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो लोग औरंगाबाद के हैं, लिखना पढ़ना चाहते हैं और जो औरंगाबाद के बाहर नहीं गए, वे उस संपादकीय को जरूर पढ़ें उन्हें, और साथ में सुरेंद्र प्रसाद मिश्र की,
क्योंकि इनके बारे में मैं नहीं जानता था, उस पढ़ते ही पता चला कि क्या इनकी रेंज है। दोनों पढ़ के आपको पता चलेगा कि कितनी ताकतवर विधा है और कितनी पारंपरिक, कितनी पुरानी विधा है। यानी भारतीय युग से लेकर के, भारतीय हरिचंद से लेकर के पंडित प्रताप नारायण मिश्र बात के भट्ट से होते हुए आज तक वो चली आई है। और आप देखेंगे कि उसमें बहुत ही परिवर्तन हुआ है। और भाषा में जब भी नवाचार हुआ है, भाषा में पारंपरिक भाषाएं साहित्य की जब भी टूटी है, तो वह टूटती है संस्मरणों के विधाओं के माध्यम से टूटती है, क्योंकि उसमें उसका इसमें खुला होता है, उसमें बहुत सारी चीज शामिल होती है। तो ये जो कथेकर विधा है, इसने रूढ़ मूल साहित्य की भाषा को निरंतर तोड़ा है। अब आप जैसे देखिए कि मैं आपके सामने एक इमेज भरता हूं, आप देखिए कि कितना, और संस्कृत लेखक कोई बहुत आह्लादक व्यक्ति नहीं होता कि उसे लिख दिया और आप कहेंगे बहुत संतुष्ट है। वो संस्कृत लेखन एक पीड़ादायक प्रक्रिया है, क्योंकि जिससे आपका संबंध है, उसके संबंधों के दायरे में होते ही आपको उसकी अच्छाइयों बुराइयों के साथ वस्तु होना है, एक वस्तुनिष्ठ आकलन करना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अच्छा संस्करण वह होता है जिसमें व्यक्तियों, वस्तु स्थितियों, चरित्रों की संबंध ही नहीं होते, बल्कि उनकी समझ भी होती है। तो संस्कृत विधा वह होती है जिसमें संबंध भी होता है और उसके बारे में गहरी समझ भी होती है। अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अब बहुत सारे संस्कृत आप देखते हैं कि निराला के पास आपको मिलेंगे, महादेवी के पास मिल जाएंगे आपको जो है, और नए लोगों के कांति कुमार जैन के पास मिल जाएंगे, काशीनाथ सिंह के पास मिल जाएंगे। समय के बाहर अभी अशोक वाजपेयी का एक संस्करण आया हुआ है, बिल्कुल नया संस्करण आया हुआ है। बहुत सारे विधाओं का नाम, बहुत सारे नाम लेने का यहाँ पर समय हमारे पास नहीं है। लेकिन आप देखिए कि आपने कैंडल स्टिक देखा होगा, वो जालीदार है। ये जो अगरबत्ती स्टैंड देखा होगा, जो लंबी सी होती है, जाल जिसमें लगी होती है, आजकल वो बहुत होती है। उसमें अगरबत्ती को आप उस जाली में बंद कर देते हैं, अगरबत्ती उस जाली के भीतर जलती है, लेकिन उसकी सुगंध बाहर निकलती है। संस्मरण ऐसी विधा है, संस्मरण एक ऐसी विधा है हिंदी साहित्य में या साहित्य की समग्र विधाओं में, जलना जिसके खुद के भाग्य में है और सुगंध उसके भाग्य में है, जो उसको देख रहा है, उसको सुन रहा है, उसको समझ रहा है। तो वो जो ताकतवर संस्मरण होते हैं, उनकी नीयत ही उनका चलना है। क्यों? जैसे इसी अंग में बहुत विद्वान कथाकार और मेरे भी जो आदरणीय बुद्धनाथ सिंह पर संस्मरण लिखा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही सूर्य नारायण ने। आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन जितना जलते हुए उस संस्मरण को लिखा गया है, आप उन स्थितियों का नहीं जानते होंगे तो आपको लगेगा कि शिष्य ने अपने दुख पर किस तरह से लिखा है। लेकिन जो उस व्यक्ति को जानता है, वो देखेगा कि संस्मरण लेखक ने अपने को कितना जलाया है, और उतना जलाने के बाद फिर अगरबत्ती की तरह सुगंध हमारे बाहर आई है, जलना हमारे हाथ में नहीं आया है। तो कुल मिलाकर से मैंने कहा कि संस्मरण के लिए जो हमारे नए साथी हैं जो पढ़ रहे हैं, अनुभव आप समझिए ऐसा कैसा है। धूल उड़ रही है, उड़ती हुई धूल में आकृति की खोज करना है। धूल उड़ रही है, बवंडर आया हुआ है, उसमें आप आकृति खोजिए, तब शायद संस्मरण आपको नजर आएगा। राख है, राख के भीतर आग खोजिए, उस आंच को खोजिए, उस चिंगारी को खोजिए, जो आपकी संवेदना का आधार स्रोत बने, तब आपका संस्मरण होगा। तो कहने का मतलब संस्मरण देखने में, सुनने में जितनी आसान विधा है, वास्तविक में वह एक चुनौतीपूर्ण विधा है, संघर्षपूर्ण विधा है, और मनुष्य के सृजनात्मकता का वह आरंभिक आधार है। क्योंकि मनुष्य की सृजनात्मकता क्योंकि शुरुआत वहां से होती है, लेकिन आप जैसे मैंने कहा ना कि संस्कृत का लेखा जोखा नहीं है। संस्कृत को आधार बना करके आप संस्कृति की को आधार बना करके आप कृति लिखते हैं, और उसके बाद आप कृतिकार कहलाते हैं, और फिर कहा जाता है कि आप एक कृति व्यक्तित्व है। तो मैं चाहता हूं कि यह समकालीन जवाबदेही पत्रिका, औरंगाबाद की धरती से पत्रिका निकल रही है, यह अपने परिसर में इतना रचनात्मक विस्फोट करे,
तो अगली बार हम आए तो यह देखें, यह एक कृतिकार की सृजनात्मकता का इसने विस्फोट नहीं किया, कई कृति व्यक्तित्व को इसने खड़ा कर दिया, हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। आप सब आए, आप सबका अभिवादन, आप सब सुने, बहुत बहुत धन्यवाद।